आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे और शायद सबसे खतरनाक दुश्मनों के बारे में, वायरस। ये दिखते नहीं लेकिन पूरी दुनिया को थाम सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर से कम नहीं है। आज हम इन वायरसों के मास्टर प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे शरीर में घुसते कैसे हैं, हमला कैसे करते हैं और कुछ के सामने हम आज भी इतने बेबस क्यों हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हर वायरस का, यूं समझिए, अपना एक यूनिक मोडस ऑपरेंडी होता है, मतलब काम करने का एक खास तरीका। जी, लेकिन एक सबसे बुनियादी नियम से शुरुआत करते हैं जो काफी दिलचस्प है। जी। जो वायरस पौधों को अपना घर बनाते हैं वे इंसानों या जानवरों को संक्रमित नहीं कर सकते, और जो वायरस जानवरों को संक्रमित करते हैं वे पौधों के लिए बेअसर है। अच्छा, मतलब इंसानों को बीमार करने वाला वायरस जाके किसी पेड़ों को बीमार नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? उनके जेनेटिक कोड की बनावट की वजह से। इसे ताला चाबी की तरह समझिए। प्लांट वायरस की चाबी जो अक्सर आरएनए से बनी होती है वो एनिमल सेल के ताले में फिट ही नहीं होती। ये प्रकृति का एक तरह से फायरवॉल है। वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो आज हम सिर्फ उन वायरसों पर ध्यान देंगे जिनकी चाबी हमारे शरीर के तालों में फिट हो जाती है। जी, और इन्हीं से होने वाली बीमारियों को हम संक्रामक रोग कहते हैं, जो एक इंसान से दूसरे तक फैल सकती हैं। लेकिन इनसे लड़ना बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से ज्यादा मुश्किल क्यों है? हमारे पास तो एंटीबायोटिक्स हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के सेल वॉल यानी उसकी बाहरी दीवार पर हमला करके उसे तोड़ देती हैं, लेकिन वायरस के पास तो कोई सेल वॉल होता ही नहीं है। वो तो बस एक जेनेटिक कोड है जो प्रोटीन के खोल में लिपटा होता है। तो एंटीबायोटिक्स का उन पर कोई असर ही नहीं होता? बिल्कुल नहीं। उनकी गोलियां वायरस के लिए किसी कंकड़ की तरह हैं, कोई असर नहीं। मतलब वायरस के मामले में हमारे डॉक्टर एक तरह से निहत्थे होते हैं। पूरी तरह नहीं, पर उनके पास हथियार बहुत सीमित हैं। ज्यादातर वायरल बीमारियों में इलाज लक्षणों को कंट्रोल करने का होता है, जैसे बुखार है तो बुखार की दवा, दर्द है तो दर्द की। असली लड़ाई तो शरीर का इम्यून सिस्टम ही लड़ता है। वायरस पर सीधी और निर्णायक जीत का आज तक सिर्फ एक ही रास्ता मिला है, वैक्सीन। चलिए तो फिर सबसे आम दुश्मन से शुरू करते हैं, जिससे हम सब साल में 1-2 बार लड़ते ही हैं, फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा। इसका हमला करने का तरीका क्या है? इन्फ्लुएंजा का वायरस, जिसे मैक्सोवायरस कहते हैं, वो एक हवाई हमलावर है। हवाई हमलावर? मतलब इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है तो ये वायरस हवा में फैल जाता है और सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों पर लैंड करता है। और फिर सीधे हमला? नहीं, यही तो इसकी चालाकी है। ये पहले कुछ दिन, करीब 1 से 4 दिन तक चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाता है। फेफड़ों की कोशिकाओं पर कब्जा करके अपनी हजारों कॉपी बनाता है। जब इसकी पूरी फौज तैयार हो जाती है तब असली हमला शुरू होता है और हमें लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार, शरीर में कंपकपी। हाँ, और बहती नाक। लेकिन एक सवाल जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है, अगर हम हर साल फ्लू से लड़ते हैं तो हर साल इसके लिए नया टीका क्यों बनवाना पड़ सकता है? क्योंकि ये वायरस एक शातिर जासूस की तरह है जो हर मिशन के बाद अपना हुलिया बदल लेता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे स्ट्रेन बदलना कहते हैं। H1N1 यानी बर्ड फ्लू और H5N1 यानी स्वाइन फ्लू दोनों एक ही मैक्सोवायरस खानदान के सदस्य हैं, बस उनके हुलिये अलग अलग हैं। एक मिनट, मतलब ये वायरस इवॉल्व हो रहा है ठीक हमारे आंखों के सामने? हर साल एक नया वर्जन? ये तो किसी सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा लगता है जो पुराने एंटीवायरस को बेकार कर देता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। हमारा इम्यून सिस्टम और हमारी वैक्सीन जब तक एक हुलिये को पहचानना सीखते हैं, वायरस एक नया रूप ले चुका होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तो फ्लू एक हवाई हमलावर है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी हैं जिनका तरीका ज्यादा खुफिया है। वो हवा से नहीं बल्कि हमारे खाने पीने की चीजों के रास्ते शरीर में घुसते हैं। एक ऐसा ही खौफनाक वायरस है पोलियो। हाँ, पोलियो का वायरस एक खामोश घुसपैठिया है। ये गंदे पानी या दूषित भोजन के जरिए हमारी पाचन नली तक पहुंचता है। वहां ये पचे हुए खाने के साथ मिलकर खून में शामिल हो जाता है, एक ट्रोजन हॉर्स की तरह। और खून तो पूरे शरीर में जाता है, मतलब ये कहीं भी हमला कर सकता है? नहीं, इसका निशाना तय है। खून के रास्ते ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम के हेडक्वार्टर्स यानी मस्तिष्क तक पहुंचता है और वहां जाकर ये उन खास न्यूरॉन कोशिकाओं को चुन चुन कर मारता है जो हमारे हाथ और पैरों को कंट्रोल करती हैं। ये तो बहुत डरावना है। और सबसे बुरी बात यह है कि एक बार ये न्यूरॉन कोशिकाएं मर गईं तो फिर दोबारा नहीं बनती। इसीलिए
इसीलिए पोलियो हो जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। जो नुकसान हो गया वो हमेशा के लिए हो जाता है। यही वजह है कि इसके खिलाफ लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बचाव पर टिकी थी। हाँ, वो पोलियो ड्रॉप्स। जी, पहले जॉन साल्क ने इंजेक्शन वाली वैक्सीन बनाई और फिर 1957 में एल्बर्ट सेबिन ने पोलियो ड्रॉप्स की खोज की। उसी की वजह से भारत जैसे विशाल देश में घर घर तक सुरक्षा पहुंचाना मुमकिन हो पाया। और ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत है। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। एक ऐसी बीमारी जिसने लाखों बच्चों की जिंदगी बदल दी, आज हमारे देश में इतिहास बन चुकी है। बिल्कुल, पोलियो की तरह ही कुछ और वायरस भी हैं जो हवाई रास्ते से हमला करते हैं, लेकिन उनके लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। अच्छा, कौन से? जैसे खसरा मतलब मीजल्स, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स और छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। तीनों में शरीर पर लाल दाने निकलते हैं, बुखार आता है। लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इनके पीछे की दुश्मन अलग-अलग है ना? एकदम। खसरा मोर्बली वायरस से होता है, छोटी माता वेरिसेला जोस्टर वायरस से। लेकिन इन तीनों में सबसे खतरनाक था चेचक, जिसका वायरस था वेरियोला। ये इतना जानलेवा था कि इसने इतिहास में करोड़ों लोगों की जान ली है। पर चेचक का खत्म होना भी तो विज्ञान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक समय था जब इस बीमारी का खौफ कैसा रहा होगा। सही कहा। भारत ने 1977 में ही इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये दिखाता है कि जब विज्ञान और पब्लिक हेल्थ साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन है। खसरा और छोटी माता आज भी हैं, लेकिन आमतौर पर ये खतरनाक नहीं होते और हफ्ते भर में शरीर खुद ही इन्हें हरा देता है। ठीक है, तो हमने हवाई हमलावर देखे, खाने के रास्ते आने वाले घुसपैठिए देखे। अब एक ऐसे वायरस की बात करते हैं जिसे हमारे शरीर तक पहुंचने के लिए एक टैक्सी की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा वायरस जो जानवरों को अपना हथियार बनाता है, रेबीज। रेबीज का रैब्डो वायरस सीधे इंसानों पर हमला नहीं करता। इसका पहला घर कोई स्तनधारी जानवर होता है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर। वहां ये अपनी संख्या बढ़ाता है, उस जानवर को अपना संग्राहक या रिजर्वॉयर बना लेता है, और जब वो संक्रमित जानवर हमें काटता है तो उसकी लार के जरिए वायरस हमारी खून की धारा में प्रवेश कर जाता है। मतलब ये एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन है जो जानवर के काटने से डिलीवर होता है, और इसका निशाना भी सीधा दिमागी होता है, पोलियो की तरह। लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा भयानक होता है। ये मस्तिष्क को इस तरह क्षतिग्रस्त करता है कि शरीर का पूरा कंट्रोल बिगड़ जाता है। संक्रमित कुत्ते में भी अजीब लक्षण दिखते हैं। या तो वो अचानक बेहद आक्रामक हो जाएगा या फिर एकदम सुस्त और शांत होकर बैठ जाएगा। और अगर काटने के 3-5 दिन में उस कुत्ते की मौत हो जाए तो ये रेबीज का पक्का संकेत है। मैंने सुना है कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, मतलब पानी से डर। ऐसा क्यों होता है? क्या मरीज को पानी से डर लगने लगता है? ये डर मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि शारीरिक है। वायरस गले की मांसपेशियों पर ऐसा हमला करता है कि वो पूरी तरह जकड़ जाती हैं। मरीज कुछ भी निगल नहीं पाता है। पानी पीने की कोशिश करने पर उसे भयानक दर्द होता है। सोचिए, आप प्यासे हैं लेकिन पानी का एक घूंट भी आपके लिए असहनीय दर्द का कारण बन जाए। इसी दर्दनाक अनुभव की वजह से मरीज पानी के नाम से ही कांपने लगता है। वायरस हमारी सबसे बुनियादी जरूरत को ही हमारे खिलाफ एक हथियार बना देता है। ये तो कल्पना से भी परे है। शुक्र है कि लुई पाश्चर ने इसका टीका खोज लिया था। पहले पेट में 14 इंजेक्शन लगते थे, अब तो शायद 3 से 5 में ही काम हो जाता है। हाँ, टेक्नोलॉजी ने इसे काफी आसान बना दिया है। चलिए अब एक ऐसे वायरस पर आते हैं जो पूरे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे शरीर की सबसे जरूरी फैक्ट्री पर कब्जा करता है, लिवर। मैं बात कर रही हूँ हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस यानी लिवर में सूजन। इसके पीछे भी वायरस ही होता है। मैंने सुना है कि ये शराब से भी होता है। दोनों बातें सही हैं। हेपेटाइटिस वायरस के कई प्रकार हैं, A, B, C वगैरह। हेपेटाइटिस ए गंदे खाने पानी से फैलता है और कम खतरनाक है। लेकिन हेपेटाइटिस B वो संक्रमित खून या बॉडी फ्लूइड से फैलता है और बहुत गंभीर हो सकता है। पर सच ये है कि भारत में वायरस से ज्यादा हेपेटाइटिस के मामले अत्यधिक शराब पीने की वजह से होते हैं। और इसका सबसे बड़ा लक्षण है पीलिया या जॉन्डिस, जिसमें आंखें और त्वचा पीली पड़ जाती हैं। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि लिवर हमारे शरीर का सुपर हीरो है। उसमें खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है।
अगर लिवर का 80% हिस्सा भी खराब हो जाए तो भी सही देखभाल और इलाज से वो खुद को दोबारा पूरी तरह ठीक कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं, 80%? जी हाँ, यही वजह है कि अगर शराब से हुए शुरुआती नुकसान को समय पर रोक दिया जाए तो रिकवरी मुमकिन है। कमाल है। एक तरफ पोलियो वायरस है जो एक न्यूरॉन को भी दोबारा बनने नहीं देता, और दूसरी तरफ लिवर है जो 80% खत्म होने के बाद भी वापस आ सकता है। हमारे शरीर भी अजीब पहेलियों से भरा है। बिल्कुल। और अब उस वायरस की बात करते हैं जिसका हमला करने का तरीका सबसे अनोखा और शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी है। एक ऐसा वायरस जो किसी अंग पर नहीं बल्कि देश की सेना पर ही कब्जा कर ले। ये है हमारे इम्यून सिस्टम, यानी शरीर की रक्षा प्रणाली को ही तबाह कर देता है। ये है एड्स। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसके पीछे है HIV वायरस। ये कैसे काम करता है? HIV एक बहुत ही स्मार्ट वायरस है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के कमांडो सेल्स, जिन्हें T4 लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उन्हें ढूंढता है और उन्हीं के अंदर घुसकर उन्हें नष्ट कर देता है। और इन्हीं T4 सेल्स का काम तो एंटीबॉडी बनाना होता है जो हमें बीमारियों से बचाती हैं। ठीक समझे। जब कमांडो ही खत्म हो जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? HIV धीरे धीरे इन T4 सेल्स को खत्म करता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत लगभग शून्य हो जाती है। इसका मतलब एड्स से पीड़ित व्यक्ति की मौत एड्स से नहीं बल्कि किसी और मामूली बीमारी से हो जाती है। यही इसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि एक मामूली सर्दी जुकाम भी निमोनिया बनकर जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना ही नहीं पाता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर का अपना सुरक्षा तंत्र ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। दुश्मन की सेना को ही अपनी सेना बना लो। तो हमने देखा कि हर वायरस कितना अलग है। कोई हवाई हमलावर है, कोई घुसपैठिया, कोई अपहरणकर्ता, तो कोई देशद्रोही। लेकिन क्या कोई ऐसा वायरस भी हो सकता है जो हमारा दोस्त हो, जो हमारे लिए फायदेमंद हो? ये सवाल ही पूरी कहानी को पलट देता है, और इसका जवाब है हाँ। एक ऐसा वायरस मौजूद है जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसकी खोज 100 साल से भी पहले हुई थी, लेकिन इसकी अहमियत अब समझ आ रही है। बैक्टीरियोफेज, इसकी क्या खासियत है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ना तो पौधों को संक्रमित करता है, न जानवरों को। इसका एकमात्र निशाना है बैक्टीरिया। ये एक ऐसा शिकारी है जो सिर्फ बैक्टीरिया का शिकार करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। क्या बात कर रहे हैं? एक वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है? इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? सबसे मशहूर उदाहरण है गंगा नदी का पानी। सालों से ये एक पहेली थी कि गंगा जल बोतल में बंद रखने पर भी महीनों तक खराब क्यों नहीं होता, जबकि कोई भी और पानी कुछ ही दिनों में सड़ने लगता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। इसका वैज्ञानिक कारण यही बैक्टीरियोफेज वायरस है। गंगा के पानी में ये बड़ी तादाद में पाया जाता है। ये पानी को सड़ाने वाले बैक्टीरिया को लगातार खाता रहता है और पानी को साफ बनाए रखता है। ये प्रकृति का अपना वाटर प्यूरिफायर है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। तो मतलब एक वायरस है जो असल में हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। बिल्कुल। बैक्टीरियोफेज का ये उदाहरण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वायरस हमेशा हमारे दुश्मन ही होते हैं, या प्रकृति में उनकी कोई ऐसी भूमिका भी है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है कि वे सिर्फ विनाशक ना हो बल्कि इकोसिस्टम के बैलेंसर भी हों। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि विज्ञान में हर जवाब के बाद एक नया और भी गहरा सवाल हमारा इंतजार कर रहा होता है।